संप्रदायवाद की प्रगति। संप्रदायवाद एक ऐसी विचारधारा है जो यह मानकर चलता है कि किसी विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक हित आपस में समान होते हैं और वे हित किसी दूसरे धार्मिक संप्रदाय के इन हितों से अलग होते हैं। फिर भी संप्रदायवाद अभी उदार चरण में है, परंतु संप्रदायवाद उग्र चरण में तब पहुंच जाता है जब वह ऐसा मानने लगता है कि एक विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय का गैर धार्मिक हित एक दूसरे धार्मिक हितों का विरोधी होता है। ब्रिटिश शासन ने संप्रदायवाद को कई रूपों में प्रोत्साहन दिया। उदाहरण के लिए एक ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मील ने भारतीय इतिहास का विभाजन हिंदू काल एवं मुस्लिम काल के बीच किया। उसी प्रकार ब्रिटिश ने धर्म के आधार पर जनगणना आरंभ की। इससे सांप्रदायिक विभाजन को बल मिला। व्याख्या। संप्रदायवाद क्या होता है? संप्रदायवाद का मतलब होता है जब कोई समूह ये मानता है कि उसका धर्म ही सबसे ज्यादा जरूरी है और उसके धर्म के लोगों के सारे फायदे जैसे नौकरी, पैसा, अधिकार एक जैसे हैं, लेकिन ये फायदे दूसरे धर्म के लोगों से अलग या विरोधी हैं। दो स्तर होते हैं संप्रदायवाद के। उदार संप्रदायवाद, जब कोई धर्म अपने फायदे की बात करता है लेकिन दूसरे धर्म से दुश्मनी नहीं मानता। उग्र संप्रदायवाद, जब एक धर्म मानने लगता है कि दूसरे धर्म का फायदा उसका नुकसान है, तब नफरत, झगड़े और हिंसा की स्थिति बन जाती है। ब्रिटिश शासन ने इसे कैसे बढ़ावा दिया? अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिसके कुछ उदाहरण हैं। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मील ने भारतीय इतिहास को दो हिस्सों में बांट दिया, हिंदू काल, मुस्लिम काल। इससे लोगों के मन में ये बैठ गया कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समुदाय हैं। ब्रिटिश सरकार ने धर्म के आधार पर जनगणना सेंसस शुरू की, जिससे हर कोई यह जानने लगा कि कितने लोग हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं। इससे धार्मिक पहचान और अलगाव की भावना और बढ़ी। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए एक स्कूल में दो ग्रुप हैं, लाल टीम और नीली टीम। अगर कोई टीचर हर बात पर दोनों टीमों की संख्या, काम, उपलब्धियां अलग अलग गिनने लगे और कहे कि एक टीम दूसरी से बेहतर है, तो क्या होगा? धीरे धीरे दोनों टीमों के बीच दूरी बढ़ेगी और लड़ाई हो सकती है। ठीक वैसे ही ब्रिटिशों ने भारत में किया, जिससे हिंदू और मुसलमानों में दरारें पैदा हो गईं। उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से संप्रदायवाद की प्रगति हुई। सर सैयद अहमद खान की भूमिका। एक मुस्लिम बुद्धिजीवी सुधारक सर सैयद अहमद खान, जो 1870 के दशक में राष्ट्रवादी रहे थे, वे 1880 के दशक में ब्रिटिश राज पक्षधर बन गए, क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो चला था कि भारत में मुसलमानों का उत्थान ब्रिटिश की कृपा से ही संभव हो सकता है। सर सैयद अहमद खान चुनावी राजनीति के ही विरोधी थे। उनके विचार में हिंदू और मुसलमान दोनों दो कौम हैं, इसलिए इन दोनों का दो अलग अलग मत होना चाहिए। इस प्रकार सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम संप्रदायवाद की आधारशिला रख दी। व्याख्या। सर सैयद अहमद खान और संप्रदायवाद की शुरुआत। सर सैयद अहमद खान एक पढ़े लिखे मुस्लिम सुधारक थे। शुरुआत में 1870 के दशक में वे राष्ट्रवादी थे और चाहते थे कि हिंदू मुसलमान मिलकर भारत की तरक्की करें। लेकिन 1880 के दशक में उनका नजरिया बदल गया। क्या हुआ जो उनका नजरिया बदल गया? 1857 के विद्रोह में मुसलमानों को ज्यादा दोषी ठहराया गया था। इसके बाद मुसलमान समाज में पिछड़ापन और गरीबी बढ़ने लगी। सर सैयद को लगा कि अगर मुसलमानों को आगे बढ़ना है तो उन्हें अंग्रेजों का साथ देना होगा। उनकी सोच कैसे संप्रदायवाद को बढ़ावा देने लगी। वे चुनाव और लोकतंत्र के खिलाफ हो गए। उन्हें डर था कि अगर हिंदू बहुमत में है तो मुस्लिम समाज को अधिकार नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा, हिंदू और मुसलमान दो अलग कौम हैं, यानी दोनों के सोच, धर्म, भाषा, इतिहास सब अलग हैं, तो इनका राजनीतिक मत भी अलग होना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं से अलग रखने की बात शुरू कर दी। ये सोच आगे चलकर अलगाववाद और पाकिस्तान के विचार की नींव बन गई। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए एक स्कूल में दो क्लास के बच्चे हैं, एक 10वीं की और एक 12वीं की। अगर स्कूल का कोई टीचर 12वीं के बच्चों से कहे कि तुम 10वीं वालों से अलग हो, तुम अलग कंपटीशन में रहो, उनके साथ मत खेलो, मत पढ़ो, तो धीरे धीरे दोनों में दूरी बढ़ जाएगी, एक दूसरे के बारे में गलत सोच बनने लगेगी। ठीक यही बात सर सैयद ने हिंदू मुसलमानों के बीच कहना शुरू किया, जिससे आपसी विश्वास कमजोर होने लगा और संप्रदायवाद की शुरुआत हो गई। शिमला प्रतिनिधित्व मंडल, अक्टूबर 1906। ये वही समय था जब मोहसिन उल मुल्क, आगा खान एवं नवाब सलीमुल्लाह के अंतर्गत 35 कुलीन मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से अक्टूबर 1906 में मिला और यह मान राखी कि हमारी ऐतिहासिक भूमिका को देखते हुए और साम्राज्य को अर्पित की गई सेवा के बदले हमें जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व मिले।
व्याख्या, शिमला प्रतिनिधिमंडल अक्टूबर 1906। सरल भाषा में समझिए क्या हुआ था। 1906 में भारत के 35 बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं का एक समूह प्रतिनिधिमंडल, जिसमें मोहसिन उल मुल्क, आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह जैसे नेता शामिल थे, ब्रिटिश सरकार के वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलने पहुंचे। वे क्या मांग लेकर गए थे? उनकी मुख्य मांग थी, हमें चुनावों में हिंदुओं से अलग रखा जाए और जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा सीटें दी जाएं, क्योंकि हमने इतिहास में बड़ी भूमिका निभाई है। हमने अंग्रेजों की बहुत सेवा की है। इसे कहते हैं अलग मुस्लिम प्रतिनिधित्व की मांग। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए किसी स्कूल में 100 छात्र हैं, उसमें 80 छात्र हिंदी मीडियम से हैं और 20 छात्र अंग्रेजी मीडियम से। अब अंग्रेजी मीडियम वाले छात्र स्कूल प्रिंसिपल से जाकर कहें, हमें अलग से चुनाव कराए और हमारी संख्या 20 है, लेकिन हमें 30 सीटें दीजिए, क्योंकि हमने स्कूल में पहले बहुत अच्छा काम किया है। ठीक यही मांग मुस्लिम नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से की थी, यानी हिंदू मुसलमान मिलकर चुनाव न लड़े, अलग अलग वोटिंग हो और मुसलमानों को जनसंख्या से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। इसका असर क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को मान लिया और आगे चलकर 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी। यही से हिंदू मुस्लिम अलगाव की राजनीति को आधिकारिक समर्थन मिल गया। मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में उर्दू सम्मेलन के मध्य ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तथा मुस्लिम लीग ने आरंभ से ही ब्रिटिश राज पक्षधर नीति अपना ली। व्याख्या, मुस्लिम लीग की स्थापना आसान भाषा में समझाए क्या हुआ। दिसंबर 1906 में ढाका, आज का बांग्लादेश में एक उर्दू सम्मेलन, एक बड़ी बैठक हो रही थी। उसी समय कुछ बड़े मुस्लिम नेताओं ने मिलकर मुस्लिम लीग नाम से एक नया राजनीतिक संगठन बना दिया। मुस्लिम लीग क्यों बनी? मुस्लिम नेताओं को लगने लगा था कि कांग्रेस में ज्यादातर हिंदू नेता हैं, मुसलमानों की बात नहीं सुनी जा रही, हमें अपना अलग राजनीतिक संगठन चाहिए। मुस्लिम लीग का नजरिया क्या था? मुस्लिम लीग ने शुरू से ही अंग्रेजों की तरफदारी सपोर्ट करने का रास्ता चुना। उदाहरण के लिए, जहां कांग्रेस ब्रिटिश सरकार की आलोचना कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग कहती थी, हम ब्रिटिश सरकार के वफादार हैं, बस हमें मुसलमानों के अधिकार भी चाहिए। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए स्कूल में कुछ छात्र प्रिंसिपल से कहते हैं, आप अनुचित फैसले कर रहे हैं, हमें सुधार चाहिए। ये कांग्रेस के जैसे छात्र हुए। वहीं दूसरी ओर कुछ दूसरे छात्र कहते हैं, हम आपके वफादार हैं, बस हमारे ग्रुप को थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। ये मुस्लिम लीग जैसे छात्र हुए। निष्कर्ष, मुस्लिम लीग की स्थापना भारत की राजनीति में धार्मिक आधार पर अलग संगठन खड़ा करने की शुरुआत थी, जिसने आगे चलकर हिंदू मुस्लिम राजनीति को और जटिल बना दिया।